हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजन एंड आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम की क्लास 1। तो देखो, इस चैप्टर को करने से पहले डिमांड और सप्लाई की सारी वीडियोस हो जानी चाहिए, क्योंकि डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम ये तीनों एक ही कनेक्शन में बनते हैं, तो तभी समझ में आएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई का इसमें रोल है। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो डिमांड चैप्टर और सप्लाई दोनों को यहाँ हम मिक्स करके, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट पॉइंट। यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब इधर उधर उसको आगे पीछे किसी पॉइंट को जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। प्राइस मान लो 1 2 3 4 5, क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट और है क्वांटिटी सप्लाइड इन मार्केट। दोनों चैप्टर्स को, डिमांड सप्लाई को, यहाँ हमने मिक्स करना है। तो डिमांड चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर कहेंगे हम तो कम माल खरीदेंगे। मान लो वो कहने लगे 52 पे 40, 30, 20, 10, इस टाइप का। ये डिमांड चैप्टर में हमने देखा था। अब सप्लाई चैप्टर में हमने देखा था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर को मोटिवेशन आती है कि मैं काम ज़्यादा करूं, पैसे ज़्यादा कमाऊं, तो वो अपनी सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ाता है। मान लो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। तो इक्विलिब्रियम मतलब बेस्ट, मार्केट का जो बेस्ट पॉइंट, जहाँ दोनों को चैन आ जाए, दोनों आपस में मैच हो जाए। तो देखो 1 रुपीज़ में प्रॉब्लम चल रही है, क्वांटिटी डिमांडेड है 50 और सप्लाई है सिर्फ 10, तो यहाँ बैलेंस नहीं बन पा रहा, 2 में नहीं बन पा रहा। पर अगर हम तीसरे को देखें, इस लेवल को, 3 रुपये पे डिमांड की क्वांटिटी भी 30 और ये भी 30, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम आ गया मार्केट में। इससे ऊपर के पॉइंट्स में डिमांड वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं एक्सेस डिमांड सिचुएशन। अब इन दोनों को देखते हैं, बाद वाले को देखो, सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ भी सप्लाई ज़्यादा है, एक्सेस सप्लाई। तो बेस्ट प्राइस रहा 3 और बेस्ट क्वांटिटी यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रही 30। बेस्ट वर्ड में थोड़ा आम लैंग्वेज का वर्ड बोलूँ, इकोनॉमिक्स में हम इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस 3 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30, जहाँ कंज्यूमर भी रेडी हैं इस रेट के लिए, 3 के लिए, और सेलर्स भी रेडी हैं इस रेट पे बेचने के लिए। वरना आगे पीछे या एक्सेस डिमांड हो जाएगी या एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। अब एक बात हमें बड़ी इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, मैं सिंपल हाथों से ही समझा देता हूँ। मान लो ये वाला हाथ डिमांड है, ये सप्लाई है, तो डिमांड सप्लाई दोनों आपस में बैलेंस होने चाहिए। अगर मान लो जैसे यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसे बोलेंगे एक्सेस डिमांड। और जब भी एक्सेस डिमांड होगी, इसमें ज़्यादा इकोनॉमिक्स किसी को ना भी आती हो बैकग्राउंड में, वो कॉमन सेंस भी लगाए कि अगर डिमांड ज़्यादा है, आप मार्केट में एनालाइज करो, किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा चल रही है इस वक्त, तो उसके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको ख़रीदने के लिए बायर्स में लड़ाई लगेगी। यानी जब एक्सेस डिमांड होती है तो वहाँ पे हमेशा लड़ाई लगती है अमंग बायर्स, कंपटीशन अमंग बायर्स। क्योंकि डिमांड है ज़्यादा, माल है कम, तो हर बायर बोलता है मुझे दो, पैसे एक्स्ट्रा ले लेना, वो कहता है मुझे दे दो, चाहे पैसे एक्स्ट्रा ले लेना। तो इस लड़ाई के चक्कर में रेट बढ़ते हैं, 1 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 3 बेस्ट है। और अगर एक्सेस सप्लाई हो गई, ये डिमांड है, ये सप्लाई, अब की बार उल्टा हो गया, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, यानी माल धक्के खा रहा है। अगर सप्लाई ज़्यादा है, दुकानदारों पे मार्केट में माल धक्के खा रहा है,
तो सेलर्स के बीच में लड़ाई लगेगी, मेरे से ले जाओ, चाहे कम पैसे दे देना, 10% डिस्काउंट, 20%, यानी रेट गिरना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी एक्सेस सप्लाई होगी रेट गिरेंगे, क्योंकि लड़ाई लगेगी अमंग सेलर्स। तो रेट गिरेंगे। और यहाँ पे कंपटीशन अमंग बायर्स वाले केस में प्राइस बढ़ेंगे, यहाँ प्राइस गिरेंगे। यानी 5 रुपये रेट पे क्या प्रॉब्लम है, अगर क्वेश्चन हमें पूछे तो हम बोलेंगे 5 रुपये पे चल रही है एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा है ये वाली साइड, इससे लड़ाई लगेगी सेलर्स के बीच में, मेरे से माल ले लो, मेरे से ले लो, मैं कम रेट लगा दूंगा। इस चक्कर में रेट गिरेंगे, 5 से गिर के 4 पे भी लड़ाई लगेगी, फिर रेट 3 पे कोई लड़ाई नहीं लगेगी, ना बायर्स ना सेलर्स। और अगर रेट 1 या 2 हुआ तो फिर लड़ाई लगेगी, पर वो लगेगी बायर्स के बीच में, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इन लड़ाइयों के चक्कर में जो बेस्ट प्राइस है, जो प्राइस टिकेगा मार्केट में बेस्ट, वो होगा 3। खरीदने वाले भी खुश, बेचने वाले भी खुश, वरना उससे अप डाउन जाओगे तो लड़ाई लगेगी या बायर्स में या सेलर्स में। तो ये एक टाइप से मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया सारा, इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इस बातों को ध्यान रखना है, यही सारी बातें मैं अब डायग्राम से बोलूँगा। तो अगर ये टेबल से बातें समझ आ गई, बस रिपीट करूँगा मैं डायग्राम पे, इसलिए इन बातों को अच्छे से नोट भी करना है। सारी बातें जो जो लिखी हैं यहाँ पे, चाहे पॉज करके आराम से नोट कर लो। और चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, 6 मार्कर का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही है जो चल रहा है कि इक्विलिब्रियम इन मार्केट कैसे निकलेगा। तो टेबल से तो हमने समझ लिया इक्विलिब्रियम, अब डायग्राम से समझेंगे। प्राइस और क्वांटिटी, ये क्वांटिटी डिमांडेड भी यही है और क्वांटिटी सप्लाइड भी यही है। डिमांड कर्व हम पहले पढ़ चुके हैं, डाउन होता है, और सप्लाई कर्व अप। ये हो गई इनकी टक्कर, जैसे अभी टेबल में हमने देखी थी। दोनों का कॉमन पॉइंट टक्कर। आम लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी याद रख सकते हो इस चैप्टर में, हर जगह डिमांड सप्लाई की टक्कर निकालनी है, और टक्कर हो गया कॉमन पॉइंट, वहाँ से निकलेगा प्राइस और ये क्वांटिटी। यानी टेबल के हिसाब से ये जो टक्कर वाला बेस्ट प्राइस है ये है 3, और ये टक्कर वाली जो बेस्ट क्वांटिटी ये है 30, अगर मैं टेबल के हिसाब से बोलूँ पिछले। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर पॉइंट पूछें तो वो हो गया ई। क्यों? तो लिख सकते हो क्योंकि वहाँ हुई है इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डी डिमांड का शॉर्टकट बना लेते हैं, एंड एस कर्व, डिमांड एंड सप्लाई कर्व। और इक्विलिब्रियम प्राइस पूछे क्वेश्चन, यानी टक्कर वाला बेस्ट प्राइस, वो है ओपी, और बेस्ट क्वांटिटी जो टक्कर से निकली है ओ क्यू। अब थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। अगर प्राइस इससे मान लो नीचे ले लें, लाइक P1, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो हर इक्विलिब्रियम में, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, अभी आगे मैक्रो आएगी 12th में, हमेशा इक्विलिब्रियम तब भी आएंगे, अभी इस बुक में भी और आएंगे, कुछ पहले भी आए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हर बार हम एक ही बात बताते हैं, जो बेस्ट है वो ठीक है, पर उसके आगे क्या प्रॉब्लम, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम। तो मान लो इससे नीचे ले लूँ अगर मैं ओपी डैश प्राइस, तो क्या प्रॉब्लम है चेक करते हैं। स्टेप्स सारे ध्यान से देखना। ओपी डैश पे सप्लाई को यहाँ काटेगा, तो ये सप्लाई की क्वांटिटी आ गई OS, डिमांड को ये प्राइस यहाँ काटेगा, तो ये क्वांटिटी आ गई OD, यानी एट ओपी डैश प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड आ रही है OS, जो छोटी है, इज़ लेस देन
क्वांटिटी डिमांडेड आ रही है ओडी, यानी ये आ रही है एक्सेस डिमांड एस डी। ये जो गैप है एस डी का, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आ गई हमारी एक्सेस डिमांड। और अभी पिछले इससे पहले वाले टॉपिक में टेबल में बताया है, अगर एक्सेस डिमांड होगी तो लड़ाई लगेगी बायर्स के बीच में। तो इसके बाद लिखना है, वहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ कंपटीशन लगेगा अमंग बायर्स। और बायर्स में लड़ाई लगने से हमेशा रेट बढ़ेंगे, क्योंकि वो कहेगा मुझे खरीदना है, वो बायर कहेगा मुझे खरीदना है। प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। यानी ये जो हमने P1 ले लिया था, अब ये रेट बढ़ने लगेगा, इसकी तरफ आने लगेगा वापस ओपी की जगह, क्योंकि ये बेस्ट नहीं है, ओपी बेस्ट है, तो वो बेस्ट की तरफ आने लगेगा। पर समझाना कैसे है थोड़ा सा और लिख लेते हैं। अब देखो, किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो सिंपल वो लिख सकता है, भाई प्राइस बढ़ के वापस ओपी आ गया, यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हो। या थोड़ी और डिटेल लिखना चाहो, जो ऑफिशियल अगर बुक्स में देखें तो वो डिटेल ये है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है उससे दो बातें होंगी। प्राइस बढ़ने से दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब इस डायग्राम को चाहे आप ना भी देखो, पुराने चैप्टरों में बता रखा है मैंने, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड पब्लिक कम करेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो बिजनेसमैन क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाएंगे। ये दोनों इफ़ेक्ट्स होंगे। क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड थी ओडी वो गिरने लगेगी, यानी ये आने लगेगी क्यू की तरफ, और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, ये क्वांटिटी सप्लाइड इधर आने लगेगी। तो ये क्वांटिटी में जो गैप आ रहा था एक्सेस डिमांड का, ये प्राइस बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ के इधर से इधर आएगा, ये दोनों वापस मिलके क्यू पे बराबर हो जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, शॉर्ट में चाहे डायग्राम वायग्राम कुछ भी ना देखो, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो बगैर डायग्राम और उसके। एक्सेस डिमांड, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड बायर्स कम करेंगे और क्वांटिटी सप्लाइड सेलर्स बढ़ाएंगे। ये चालू रहेगा ए एंड बी इफेक्ट, जब तक दोनों क्वांटिटियाँ क्यू पे मिल ना जाए। दिस ए एंड बी इफेक्ट कंटिन्यूस टिल बोथ बिकम इक्वल, या टिल बोथ मतलब यहाँ पे हो गया क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाई। बोथ का मतलब हो गया ये दोनों इक्वल ना हो जाए, यानी एट ओ क्यू। तो कुल मिला के शॉर्ट में समरी लिखना चाहो तो फिर लिख सकते हो, प्राइस बढ़ा जिससे क्वांटिटी डिमांडेड गिरी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी, और ये वापस क्यू पे आ गए और प्राइस बढ़ के पी पे आ गया। तो ये हो गया एक हिस्सा। अगर हम प्राइस पी से नीचे लेते हैं तो वो वापस पी पे आएगा, और ये दोनों क्वांटिटियाँ जो अलग अलग हो गई थी ये भी वापस क्यू पे आ जाएंगी। अब सेकंड पार्ट आता है, अगर हमने प्राइस इससे ऊपर ले लिया, P2 ले लिया, तो क्या प्रॉब्लम होगी। उसके लिए फिर से डायग्राम बना के साफ एक देखते हैं। मान लो अब की बार हमने प्राइस ले लिया P2, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई चेक करते हैं। इस प्राइस पे डिमांड की टक्कर यहाँ हो रही है, तो डिमांड वाली क्वांटिटी ये है,
सप्लाई को टक्कर यहाँ हो रही है, ये सप्लाई की क्वांटिटी, यानी ये गैप आ रहा है, डिमांड इतनी सप्लाई इतनी सारी, ये गैप आ गया, एक्सेस सप्लाई। आगे की पहले तो मैं लैंग्वेज ओरली बता देता हूँ, प्रैक्टिस ओरल की ही करनी है हमें कि लॉजिक से ही हम पहले मन में आंसर बना लें, लैंग्वेज तो हम बाद में भी लिख लेंगे। एक्सेस सप्लाई, माल ज़्यादा धक्के खा रहा है मार्केट में, तो कंपटीशन होगा अमंग सेलर्स, रेट गिरेंगे, ये रेट गिरेगा और गिर के वापस पी पर ही आ जाएगा बेस्ट। और रेट अगर गिरेगा तो पुराने चैप्टर याद करो, प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने लगेगी, खरीदार ज़्यादा खरीदने लगेंगे और क्वांटिटी सप्लाइड गिरने लगेगी, यानी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने लगेगी और क्वांटिटी सप्लाइड गिरने लगेगी। ये चलता रहेगा जब तक ये क्यू पे मैच ना हो जाए। तो आंसर तो हमने ओरली कर लिया, घूम फिर के हमें इसको पी पे लाना है और इन दोनों क्वांटिटीज़ को क्यू पे लाना है, क्योंकि ये वापस यहीं पे ही आएंगे अपने बेस्ट पॉइंट पे। ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये वहीं पर ही आ जाएंगे। तो लिखते हैं इसका सेकंड पार्ट, एट OP2 प्राइस। क्या प्रॉब्लम है अभी बताया, OP2 क्वांटिटी डिमांडेड OD इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड OS, एक्सेस सप्लाई DS, ये एक्सेस सप्लाई। इससे लड़ाई लगेगी अमंग सेलर्स, कंपटीशन अमंग सेलर्स। Therefore price will start decreasing. प्राइस गिर के पी पे आएगा, क्वांटिटियाँ ये दोनों वापस क्यू पे आएंगी। कैसे आएंगी वो मैं इसको क्लियर करके लिखता हूँ। अभी तक लिखा हमने प्राइस गिरने लगेगा, P2 वाला पी पे आने लगेगा। उसके बाद ड्यू टू प्राइस डिक्रीज, टू इफेक्ट्स होंगे। रेट अगर नीचे की ओर गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बढ़ेगी, और क्योंकि प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी। ये हम पुराने चैप्टरों में समझ चुके हैं। क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना, इस क्वांटिटी का बढ़ना इधर, और सप्लाइड का इसका घटना इधर, ये तब तक चलता रहेगा A एंड B का ऐसे, जब तक ये बराबर ना हो जाए Q पे। OQ पे ये दोनों आके बराबर हो जाएंगे, यानी P2 वापस P, ये डिमांड वाली क्वांटिटी बढ़ के Q, सप्लाई वाली घट के ये भी Q। या इसको ग्राफ पे भी समझा सकते हैं। ये जो A पॉइंट था यहाँ पे होगी एक्सटेंशन, A आने लगेगा E की तरफ, और ये जो B पॉइंट था सप्लाई का ये भी E की तरफ आने लगेगा, यानी यहाँ होने लगेगी कॉन्ट्रैक्शन। यानी सब कुछ वापस पुराने वाले की तरफ बढ़ेगा। प्राइस भी वापस P की तरफ, ये A B पॉइंट्स तो मैच ही नहीं हो रहे, A और B, ये भी मैच होंगे E पे, ये DS मैच नहीं हो रहे, ये भी मैच वापस Q पे। तो सब कुछ पहले पे आ जाएगा, ये OP, ये OQ और टक्कर E। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है हमारे स्कूल के पेपर्स में, और यही क्वेश्चन पार्ट्स में भी आ जाता है 3 मार्क्स के। देखो कैसे, अब मैं इसको घुमा के क्वेश्चन को लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं।
पहले तो फिर कंक्लूजन ज़रा इस क्वेश्चन का फाइनल लिख लो कि प्राइस नीचे ले लो या ऊपर ले लो, घूम फिर के वो पी पे ही आ जाएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई की टक्कर सिर्फ ई पर ही हो रही है, तो वो वापस ये ई पे आ जाएगा टक्कर, ये पी और ये क्यू मैच हो जाएगा सब। अब इसको घुमा के कैसे लिख सकते हैं हम, यही क्वेश्चन पेपर में बदला कैसे जा सकता है। मान लो क्वेश्चन आ गया, उसको नंबर दे दो पिछले वाले को क्वेश्चन 1, अब ले लो क्वेश्चन 2। इफ एट अ गिवन प्राइस देयर इज एक्सेस सप्लाई, कह रहा है एक हमने ऐसा प्राइस ले लिया जहां एक्सेस सप्लाई आ रही है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो अभी पिछला क्वेश्चन करा है इसका, ये OP2 वाला केस, ये आ तो रही है एक्सेस सप्लाई, तो आंसर जो है वो कुछ नहीं होगा, यही वाला डायग्राम होगा। और सिर्फ यही, इससे पिछला डायग्राम नहीं समझाना, सिर्फ यही डायग्राम, क्योंकि ये एक्सेस सप्लाई पूरा पार्ट ये रहा। तो आंसर हमें नहीं लिखना, सिर्फ इतना ही लिख लो, क्वेश्चन 1 का डायग्राम ये सेकंड, ये वाला सेकंड डायग्राम। और अगर मैं यहाँ काट के लिख दूँ एक्सेस डिमांड, तो आंसर में लिख लेना क्वेश्चन 1 का डायग्राम का फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट डायग्राम था वो। और देखते हैं क्वेश्चन 3 बनाता हूँ। कह रहा है क्या होगा, क्या क्या चेंज होगा अगर हमने एक प्राइस लिया अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। तो देखो इक्विलिब्रियम प्राइस OP है, और हमने एक प्राइस ले लिया इससे ऊपर, वी टेक एनी प्राइस OP2 विच इज़ अबव इक्विलिब्रियम। ये तो फिर यही होगा ऊपर वाला ही, सेम डायग्राम। और अगर वो कह देता वी टेक प्राइस बिलो, तो फिर वो हो जाता फर्स्ट वाला डायग्राम। तो सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, आंसर तो हम लिख ही चुके हैं पहले, क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं। ये यही वाला है जो मैंने पूछा अभी, दूसरा वाला मैंने ओरल बता दिया। अगर नीचे लोगे बिलो तो फर्स्ट डायग्राम। तो इसको क्लियर करते हैं इस पूरे टॉपिक को। 6 मार्क्स का आएगा तो दोनों केसेस के साथ आया हुआ है, आधा आधा करके आएगा तो 3 में आए हुए हैं ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अब हम डिमांड या सप्लाई किसी को बदलेंगे तो इक्विलिब्रियम पे इम्पैक्ट क्या आएगा। पिछले क्वेश्चंस में डिमांड और सप्लाई कर्व्स को हमने वही रखा था DDSS, पर अब की बार हम उसे चेंज करेंगे। केस 1 डिमांड इंक्रीज। तो पहले ओरिजिनल ग्राफ बना लेते हैं, यानी ओरिजिनल टक्कर ब्लैक कलर से। हो सके तो आप लोग भी पेन थोड़ा डिफरेंट यूज़ कर लेना इसमें, अभी के लिए स्कूल में तो खैर ब्लू यूज़ करना होता है, और डायग्राम्स तो वैसे भी पेंसिल से ही बनाने होते हैं, पर अभी समझने के लिए आप पहली बार जब करो तो अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो होगी ओरिजिनल पोजीशन जो कि मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। अब डिमांड बढ़ गई, जब भी कोई
कर्व बढ़ता है तो वो राइट साइड शिफ्ट कर जाता है। तो न्यू डिमांड ब्लू कलर से डॉटेड बना लेते हैं। अगर पेपर में तो जैसे पेंसिल ही होती है तो डार्क लाइन हो जाएगी हमारी ओरिजिनल, लिख देना साथ में, और डॉटेड लाइन न्यू। फ़िलहाल तो मेरे पास अलग कलर का पेन है तो यहाँ तो मैं न्यू लाइन ब्लू कलर से बना सकता हूँ। अब क्या हुआ, इस चैप्टर में टक्कर वर्ड बड़ा मेन है, डिमांड सप्लाई की टक्कर। तो पहली टक्कर हो रही थी यहाँ, अब ये डिमांड तो ख़त्म हो गया, ये नया है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है पार्ट 1। तो न्यू टक्कर ये थी, न्यू टक्कर से न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल डायग्राम है। पहले ओरिजिनल टक्कर, डिमांड राइट साइड शिफ्ट हो गया इंक्रीज, तो न्यू टक्कर, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या देना है, तो ये देखो, ये डिमांड सप्लाई पहले मैच हो रहे थे, अब डिमांड बढ़ गई तो फिर वही पुराना लॉजिक, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई का ग्राफ तो वही है, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में लड़ाई लगती है अमंग बायर्स, तो कंपटीशन अमंग बायर्स, जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ गया। डिमांड इंक्रीज बट सप्लाई तो सेम है, एक्सेस डिमांड, हाथ से ऐसे सिंपल कर सकते हो, डिमांड बढ़ गई यानी हाइट ऊंची डिमांड की है, एक्सेस डिमांड। कंपटीशन अमंग बायर्स, सो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज। और क्योंकि खरीदार ज़्यादा आए हैं, डिमांड ज़्यादा आई है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। डिमांड या सप्लाई कुछ भी अगर ज़्यादा हो जाए एक चीज़, तो क्वांटिटी तो इक्विलिब्रियम की बढ़ ही जाती है। आगे देखते हैं केस 2। केस 2 है डिमांड डिक्रीज, मतलब लेफ्ट शिफ्ट लेगा, पहले ओरिजिनल। टक्कर बनानी है, उसी से ही सारा काम करना है। लेवल्स वगैरह का पूरा ध्यान रखना है। पहले डिमांड सप्लाई टक्कर पी क्यू, उसके बाद आगे बढ़ना है। कई लोग ओल्ड पोजीशन बनाई नहीं, न्यू ग्राफ पहले बना लेते हैं, फिर लेवल पी क्यू सब गलत हो जाता है। डिमांड डिक्रीज, लेफ़्ट शिफ्ट, कोई कर्व गिरता है तो लेफ़्ट साइड यानी ओरिजिन के पास आ जाता है, डॉट से बना लेते हैं। डॉटेड इसलिए बना लेते हैं ताकि चेकर भी डिफरेंशिएट कर पाए कौन पुराना है कौन नया है, और तुम खुद भी डिफरेंशिएट कर पाओ। डिमांड बदल गई पर सप्लाई सेम है, तो सप्लाई पुरानी वाली लो, डिमांड ये रही, न्यू टक्कर ई डैश, न्यू टक्कर से न्यू प्राइस पी डैश, न्यू क्वांटिटी क्यू डैश। डिमांड डिक्रीज, सप्लाई सेम। हाथ से हमेशा चेक कर लेना है, ये डिमांड है ये सप्लाई, हमेशा यही रखूँगा। डिमांड गिर गई तो ऑटोमेटिकली हाइट ऊंची किसकी हो गई, ये सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई है, माल धक्के खा रहा है, कंपटीशन अमंग सेलर्स। सो प्राइस डिक्रीज, ओपी टू ओपी डैश। और क्योंकि डिमांड या सप्लाई में से कुछ भी एक गिर जाएगा तो क्वांटिटी भी गिर रही है। इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज बिकॉज डिमांड डिक्रीज। ठीक है, ओरल बोल रहा हूँ, अपना बातें सारी नोट करते रहो। तीसरा केस सप्लाई इंक्रीज। चाहो तो मेरे बनाने से पहले खुद भी बना के एक बार देख सकते हो, पॉज करके, फिर चेक करना है। सप्लाई राइट शिफ्ट लेगा, पहली कोशिश करो एक बार खुद बन जाए, फिर बोर्ड पे देखना। ये टक्कर ई क्यू, सप्लाई इंक्रीज, तो सप्लाई को राइट साइड में ले जा रहा हूँ।
न्यू टक्कर, डिमांड पुरानी वाली है, ये रही न्यू टक्कर, न्यू टक्कर से न्यू प्राइस, लेवल्स वगैरह वो वही रहते हैं सेम हमारे। अब ये देखो डायग्राम हाथ से समझ सकते हो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, सप्लाई बढ़ गई यानी एक्सेस सप्लाई, तो वही आंसर पुराना जो अभी लिखा था, एक्सेस सप्लाई कंपटीशन अमंग सेलर्स, इसीलिए इक्विलिब्रियम प्राइस गिरेगा। और क्वांटिटी क्यों बढ़ेगी, कोई भी डिमांड या सप्लाई में से एक बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अगला फोर्थ, सप्लाई डिक्रीज, ये भी पहले अपने आप एक बार बना के देखो जब तक मैं बोर्ड पे बनाता हूँ। ये ओरिजिनल टक्कर DDSS, पहले एक बार हाथ से चेक कर लेते हैं। ये डिमांड, ये सप्लाई, सप्लाई गिर गई मतलब हाइट ऊंची किसकी है, डिमांड, तो एक्सेस डिमांड, डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो किसके बीच में लड़ाई लगेगी, डिमांड ज़्यादा है तो बायर्स के बीच में लड़ाई लगेगी। बना के देखते हैं जिससे रेट बढ़ेंगे। तो सप्लाई गिरा दो, लेफ़्ट शिफ्ट, न्यू टक्कर ये रही, डिमांड सेम है, P बढ़ गया, Q बढ़ गया, एक्सेस डिमांड कंपटीशन अमंग बायर्स, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया। और क्योंकि डिमांड या सप्लाई में से कोई भी एक चीज़ गिर रही है, सप्लाई गिर रही है, तो क्वांटिटी गिरेगी। तो ये हमारे 4 वेरी इंपॉर्टेंट केसेस थे। अब पेपर में ये घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं कुछ सैंपल बता देता हूँ। मान लो डिमांड इंक्रीज है, वो डायरेक्ट हमें नहीं लिखा डिमांड इंक्रीज, उसकी जगह ऐसे लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज, तो वो आपको खुद समझना है। अगर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर बढ़ रहा है तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो आंसर 1 लिखना है। ऐसे ही मान लो लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, तो समझ जाओ डिमांड डिक्रीज। ऐसी कोई सप्लाई का फैक्टर भी गिवन हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने बिजनेसमैनों पे टैक्सेस बढ़ा दिए, एक्साइज, GST, कोई भी टैक्सेस बढ़ा दिए, तो अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो बिजनेसमैनों को प्रॉफिट कम होगा, तो वो सप्लाई गिरा देंगे, यानी केस 4। ऐसी कॉस्ट ऑफ इनपुट अगर कम हो रही है बिजनेसमैन की, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो वो सप्लाई बढ़ा देगा, केस 3। यानी डिमांड सप्लाई के सारे फैक्टर्स अगर पिछली वीडियोस में डिमांड सप्लाई की क्लियर हैं तो उनसे रिलेटेड कोई पॉइंट यहाँ बनाया जा सकता है। ग्राफ यही 4 रहेंगे, या डिमांड बढ़ेगी घटेगी, या सप्लाई बढ़ेगी घटेगी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे कुछ केसेस देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।